मेरे जवानों, उड़ान तो भरनी है, चाहे 1000 बार गिरना पड़े। सपने तो पूरे करने हैं, चाहे दिन और रात एक करनी पड़े। कैसी है हमारी बहादुर सेना? उम्मीद आशा है बहुत ही अच्छे बेहतरीन होंगे हमारे प्यारे जवान, और पूरे जोश के साथ आप अपने एग्जाम की तैयारियों में लगे होंगे कि सर इस बार सिलेक्शन लेके दिखाएंगे और अपने आप को इस मेहनत की आग में रगड़ेंगे। जो कहते हैं ना कि सोना जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। आप लोग भी इस मेहनत की आग में अपने आप को तपाइए मेरे प्यारे भाई। अभी जितना तपोगे एग्जाम के अंदर उतना ही निखरोगे मेरे प्यारे भाई। और आज हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे मेरे प्यारे भाई। आ जाओ फटाफट मेरे प्यारे भाई। सभी जवान, हमारे क्लास का वक्त है वो हो चुका है। स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार बेहतरीन पेपर होगा भाई। पूरे पूरे 50 प्रश्नों का टेस्ट अच्छे से लगाना है, लेकिन हमारा भाई मार्कर नहीं दिख रहा है। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आप लोग मेरे प्यारे भाई इसका आंसर बताइए, तब तक हम अपना AK-47 लेके आते हैं। इस प्रश्न का आंसर दो भाई। हाँ जी, मार्च 2025 में जयपुर में आयोजित 25वें आईफा अवार्ड्स में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का पुरस्कार है वो मेरे प्यारे भाई जीता था? किसने जीता था मेरे प्यारे प्यारे जवानों? लापता लेडीज ने जीता था सर, लापता लेडीज। अब आप खुद देखो करंट जीके आपके एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है भाई। प्रश्न आया है ना? बिल्कुल आया है सर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है भाई साहब? पिछले बार है ना, यहां से बहुत बहुत सारे प्रश्न आए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, सिंपल सा प्रश्न है भाई। कौन से भाग में है सर? भाग 4 में है। अगर हम बात करें कौन से अनुच्छेद में है, कौन से अनुच्छेद में है भाई, तो ये अनुच्छेद आपका 36 से 51 तक है। ध्यान रखना है आप सभी जवानों को। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरलैंड से हम लोगों ने ले रखे हैं। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व है, इनको अच्छे से याद कर लेना। और इनके बीच में जो आर्टिकल आते हैं वो भी आपको याद होना चाहिए। महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं हैं, वो किस जिले में है? और आप सभी जवानों को मैं बता दूं भाई, आपके लिए जो जीके प्लस साइंस की जो एक्स्ट्रा क्लास होने वाली है, जीके और साइंस की मेरे प्यारे भाई, जो आपके लिए एक्स्ट्रा क्लास जो होने वाली है वो कब से हो रही है? कल मेरे प्यारे भाई मैंने आपको बताया भी था, लेकिन वहां गलती से 18 अप्रैल लिखा गया था, लेकिन 18 मार्च से है, वो ध्यान रखना। 18 मार्च बुधवार, समय उसका रहेगा 9:15 PM। ठीक है मेरे प्यारे भाई, खुश हो आप लोग? बिल्कुल खुश है सर। बुधवार, और ये क्लास एक दिन जीके एक दिन साइंस, एक दिन जीके एक दिन साइंस। टॉप क्वेश्चंस मिलेंगे मेरे प्यारे भाई, मजा आ जाएगा आपको, दिल गदगद हो जाएगा। इतनी बेहतरीन तैयारी है वो आप लोगों की करवा देंगे भाई। ठीक है, चलिए। तो यहां आंसर आप लोगों ने ठीक बताया है। महाराष्ट्र में अजंता की जो गुफाएं हैं वो किस जिले में है भाई? महाराष्ट्र में अजंता की जो गुफाएं हैं वो औरंगाबाद में है। आप लोग मुझे गुफाओं की संख्या बताओ भाई कितनी है। देखो, औरंगाबाद में एक तो अजंता की गुफा है, इसके अलावा एलोरा की गुफा है। एलोरा की गुफा ये भी आपकी औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। लेकिन ध्यान रखना, एलिफेंटा की गुफा अगर पूछे, क्योंकि है तो तीनों महाराष्ट्र में, लेकिन ये अलग अलग जिले में है। एलिफेंटा की जो गुफा है आपकी वो है मुंबई के अंदर, और ये प्रश्न भी आर्मी के एग्जाम में आया हुआ है। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में कहां है? बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी में औरंगाबाद करके आते हैं। ये मुंबई के अंदर है मेरे लाला। मैंने आपको पूछा कि यहां कुल गुफाएं हैं वो भाई कितनी है?
कुल गुफाएं कितनी है? तो देखो, एलोरा की अगर हम बात करें तो यहां पर तो है 34 गुफा, प्रश्न आया हुआ है ये पिछले बार यहां से। और अजंता की बात करें तो यहां 29 है मेरे प्यारे भाई, 29 गुफा। एलिफेंटा की बात करें तो यहां पर 7 गुफा है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एकदम सर क्लियर है। आगे चलो भाई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, वो कौन सी है? सक्रिय ज्वालामुखी बताना है जहां विस्फोट होते रहते हैं भाई। बताओ। अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। क्या लगाओगे इसका सही आंसर? बैरन द्वीप, बहुत बढ़िया भाई। अंडमान निकोबार की अभी नवीनतम राजधानी कौन सी बना दी है, आपको पता है? बताओ अगर किसी को पता है तो। बैरन द्वीप है ना, ये है सक्रिय ज्वालामुखी। मेरे प्यारे भाई, यहां अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अभी जो नवीनतम राजधानी है, क्योंकि जो पहले आपकी अंडमान निकोबार की जो पोर्ट ब्लेयर थी उसका नाम है वो बदल दिया गया है, और जो नया नाम मेरे प्यारे भाई रखा गया है, यहां की जो राजधानी है मेरे प्यारे भाई, वो है श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम आप सभी जवानों को ध्यान रखना है। चलिए बहुत बढ़िया, आप सभी ने ठीक बताया है, क्या बात है। भारतीय वायुसेना की स्थापना है ये कब हुई थी मेरे प्यारे भाई? सिंपल सा प्रश्न है। आप कहोगे सर 8 अक्टूबर 1932 को हुई। मुझे आप लोग बताओ, अंग्रेजों के समय भारतीय वायुसेना को किस नाम से जानते थे? इसका पूर्व नाम बताएंगे सभी हमारे प्यारे प्यारे भाई, पूर्व नाम बताओ इसका। अभी वर्तमान में वायुसेना प्रमुख कौन है भाई? वर्तमान में वायुसेना प्रमुख है वो कौन है मेरे राजा? तो आप कहोगे सर अमरप्रीत सिंह है जी, अमरप्रीत सिंह आपको ध्यान रखना है, अमरप्रीत सिंह। और ये 28वें नंबर के हैं क्रम से मेरे प्यारे भाई, याद रखना है। मुख्यालय कहां है? तो हमारी जो तीनों सेनाएं हैं ना भाई, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, इनका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में। और एयरफोर्स के अंदर ध्यान रखना, वर्तमान में 7 कमांड है। वर्तमान में कितनी कमांड है बाबू? 7 कमांड है। 7 में से ध्यान रखना 5 है वो परिचालन कमांड है, 5 परिचालन कमांड, जिन्हें आप लोग ऑपरेशनल कमांड कह सकते हैं। और 2 है ये गैर परिचालन होगी भाई, नॉन ऑपरेशनल कमांड है, वो आप कह सकते हैं। इसे पहले किस नाम से जानते थे मेरे जवानों? रॉयल इंडियन एयरफोर्स, बहुत बढ़िया भाई। इसे पहले रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जानते थे, रॉयल इंडियन एयरफोर्स। आप लोग मुझे बताइए विश्व में स्थान कितना है वायुसेना का? विश्व में हमारी वायुसेना का स्थान मेरे प्यारे भाई, विश्व में मेरे प्यारे भाई वायुसेना का जो स्थान है वो है 3रे नंबर का, वर्तमान में 3rd नंबर की है, ध्यान रखना है। चलिए, भारत का निर्वाचन आयोग, जो हमारा चुनाव आयोग है, वो किस प्रकार का निकाय है? संवैधानिक निकाय, न्यायिक, कार्यकारी, या इनमें से कोई नहीं? बताओ भाई, भारत का निर्वाचन आयोग किस प्रकार का निकाय है, ये आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। बताओ मेरे राजा, बजा दो बाजा भाई। हाँ, 3 नंबर पे है जी, बहुत बढ़िया। संवैधानिक निकाय है भाई, ध्यान रखना, संवैधानिक निकाय है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और चुनाव आयोग की स्थापना की हम बात करें तो 25 जनवरी 1950 में हुई। चुनाव आयोग का मुख्यालय है वो आपका दिल्ली में है। वे समुदाय जो ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित सामाजिक नियमों का पालन नहीं करते, उन्हें क्या कहा जाता है? वह समुदाय जो ब्राह्मणों द्वारा
निर्धारित सामाजिक नियमों का पालन नहीं करते उन्हें क्या कहा जाता है? सर हमारे यहाँ बारिश हो रही है। अरे वाह यार, कहां से हो आप मेरे प्यारे भाई कि आपके वहां बारिश हो रही है? हमें भी तो पता चले राजा, बताओ। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर बुधवार को क्लास? हाँ भाई, बुधवार को ही चलेगी। अरे कुल नहीं होगा मेरे राजा, ऐसे कैसे आंसर दे रहे हो आप? हाँ, आर्मी जीडी की प्रैक्टिस सेट बुक अप्रैल के फर्स्ट वीक में आएगी भाई। सर 18 मार्च को जो क्लास चलेगा। अरे यार ऊपर चला गया, कमेंट बहुत तेज आ रहे हैं आप लोगों के। हाँ जी, चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखो यहां राइट होगा भाई जनजाति। जनजातियों के जो लोग होते हैं ना भाई, वो ब्राह्मणों द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं उनको नहीं मानते हैं, बाकी सब मानते हैं। ऑप्शन सी आपका यहां परफेक्ट जवाब है, वो होगा मेरे प्यारे भाई। ओके, ऑप्शन सी है वो आपका यहां परफेक्ट जवाब है, वो मेरे लल्ला होने वाला है। आप सभी हमारे प्यारे प्यारे जवानों को ध्यान रखना है। क्लियर है राजा? एकदम सर क्लियर है। आगे चलो। सन 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे भाई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देखो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1896 के अंदर मेरे प्यारे भाई भारत का जो राष्ट्र गीत है ना, वंदे मातरम, वो पहली बार गाया गया था इस समय। सर मेरा गलत हो गया। अरे गलत नहीं करने का मेरे प्यारे भाई। बताओ 1896 में जो मेरे प्यारे भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे एम रहीमतुल्लाह सयानी, इन्होंने अध्यक्षता की थी मेरे प्यारे भाई। काफी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। अंग्रेज अधिकारी था ए ओ हुयम, उन्होंने इसकी स्थापना है वो की थी मेरे प्यारे भाई। चलिए, आप लोगों ने इसका आंसर गलत दिया है। देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन है ना, उनको अच्छे से याद कर लेना। कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, यहां से प्रश्न आते हैं आर्मी के पेपर में। कौन सी विशेषता हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रमुख विशेषता है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रमुख विशेषता है ताल, स्वर, राग या वादन मेरे प्यारे भाई। तो ध्यान रखना है लल्ला, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की जो विशेषता है वो है राग। राग मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन सी है वो आपका यहां पर राइट जवाब है, वो होने वाला है। नेक्स्ट है दाओस में आयोजित विश्व मंच का विषय है वो क्या था? शांति और विकास, बुद्धिमान युग के लिए सहयोग, वैश्वीकरण और व्यापार, मानवता और पर्यावरण। दाओस में आयोजित विश्व मंच का विषय क्या था? करंट जीके के प्रश्न है भाई, आप देख लो। बताओ मेरे प्यारे जवानों। और आप एक चीज को नोट करो मेरे प्यारे भाई, आप अभी जैसे जिनके सीबीटी बेस ऑनलाइन एग्जाम होते हैं ना, किसी भी कंपटीशन एग्जाम को उठा के देखो, शुरुआती पेपर आसान आते हैं, उसके बाद धीरे धीरे पेपर जैसे जैसे होते जाते हैं लेवल उनका बढ़ता जाता है। लेवल, ये तो अच्छी बात है कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि अगर पेपर डिफिकल्ट आ गया बाकी शिफ्टों की तुलना में तो हम नॉर्मलाइजेशन भी करेंगे। तो यहां है भाई बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। दाओस में आयोजित विश्व मंच का विषय था बुद्धिमान युग के लिए सहयोग मेरे प्यारे भाई। करंट जीके के अंदर आप सभी जवानों को यह चीजें पढ़ाई जाएगी। कौन सी चित्रकला पश्चिम बंगाल की भूमि से आई है? देखो मधुमनी को तो आप सभी अच्छे से जानते हैं भाई। मधुमनी तो सर हमारे बिहार की प्रसिद्ध है भाई। मधुमनी तो हमारे बिहार की है। वारली चित्रकला, वारली सर हमारे महाराष्ट्र की प्रसिद्ध है। वारली हमारे महाराष्ट्र की है। पहाड़ी चित्रकला की हम बात करें तो यह है आपकी, जैसे पहाड़ी हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, उधर देखने को मिलेगी। लेकिन पटचित्र है वो पश्चिम बंगाल की भूमि से इसका उद्भव हुआ है। ऑप्शन बी आपका यहां करेक्ट हो जाएगा। तो हर एक राज्य की लोक कला चित्रकला भी आप लोगों को ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है जी, भारत में प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास प्रतिरूप का उदाहरण है वो कौन सा है मेरे राजा? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न है, अच्छे लेवल का है, आर्मी के एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है। देखिए, आप सभी जवानों को मैं बताना चाहूंगा मेरे प्यारे भाई, हमारा जो भारत है उसमें 4 प्रकार के ग्रामीण अधिवास है। भारत में 4 प्रकार के ग्रामीण अधिवास है मेरे प्यारे भाई। अधिवास क्या होता है ये भी आपको मैं बताऊंगा। ये 4 कौन कौन से हैं मेरे प्यारे भाई, तब तक आप लोग इसका आंसर करो। देखो, 4 प्रकार का अधिवास है। एक तो हो गया गुचित, दूसरा हो गया मेरे प्यारे भाई मिश्रित, तीसरा हो गया मेरे प्यारे भाई पल्ली, जो बस्तियां होती है ना, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, और चौथा हो गया एकाकी। ये प्रश्न आपका एकाकी से पूछा गया है, एकाकी। क्लियर है? ये 4 प्रकार के ग्रामीण अधिवास है मेरे जवानों। आप कहोगे सर प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास का मतलब क्या होता है? देखो, आप लोगों ने देखा होगा, अलग अलग झोपड़ियों या बस्तियों या दूरदराज के जो इलाके होते हैं वहां जंगलों में कुछ झोपड़ियों के रूप में या खेतों में जो होने वाली छोटी हमारी झोपड़ियां होती है या पहाड़ियां होती है, वहां बहुत सारी ढलानें होती है, तो वहां पर चारागाहों के रूप में ये चीजें दिखाई देती है मेरे प्यारे भाई। और अगर हम बात करें भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जिनमें इस प्रकार के अधिवास देखने को मिलते हैं, तो देखो, भारत में ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां पर भारत में प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास है वो देखने को मिलता है। तो मैं राज्यों की बात करूं मेरे प्यारे भाई, तो देखो, जैसे मेघालय हो गया आपका, क्लियर है, मेघालय हो गया। इसके अलावा जैसे उत्तराखंड हो गया मेरे प्यारे भाई, उत्तराखंड हो गया। इसके अलावा जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई केरल हो गया। तो इन क्षेत्रों में मेरे प्यारे भाई ये अधिवास है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो यहां देखो, मेघालय है वो आपका यहां ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी है वो आपका यहां परफेक्ट हो जाएगा। तो ये प्रश्न मेरे प्यारे भाई एग्जामिनर ने है वो थोड़ा सा अच्छा लेवल का पूछा है, मजा आ गया मेरे प्यारे भाई। आगे चलो, आगे देखो, एक बेसिक प्रश्न है भाई, निम्न में से कौन सा विकल्प गांव को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? ये लो भाई, गांव को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित कौन करता है? गलत मत बताना, क्योंकि आप और हम दोनों गांव से रहने वाले हैं, है ना, तो हमारे गांव को अच्छे से परिभाषित करना भाई। बताओ मेरे राजा। हम्म, कृषि क्षेत्र में आप लोग परिभाषित करोगे, एक बड़ी नगरी में आप परिभाषित करोगे, या जनसंख्या का छोटा समूह है, या औद्योगिक क्षेत्र? तो देखो, यहां ऑप्शन के अकॉर्डिंग मेरे प्यारे भाई जो आंसर जाता है, हमारा गांव होता है वो एक जनसंख्या का छोटा समूह होता है, और जिसमें मेरे प्यारे भाई हमारे जो गांव वाले लोग होते हैं ना वो ज्यादातर कृषि पर आश्रित होते हैं। ये भी आप लोगों ने देखा होगा, गांवों की तुलना में शहरी के जो लोग होते हैं वो अधिक साक्षर होते हैं, क्योंकि शहरों के अंदर मेरे प्यारे भाई हर प्रकार की व्यवस्था है वो मिल जाती है। हालांकि आजकल तो गांव भी किसी शहर से कम नहीं है, गांवों के अंदर भी बहुत सारी सुविधाएं हैं वो पहुंच रही है मेरे प्यारे भाई। चलिए, नेक्स्ट है, कजली तीज भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है मेरे राजा? कजली तीज है वो कहां का है बताओ। देखो, कजली तीज, तो ये हम बात करें तो यहां इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राजस्थान का हो जाएगा भाई। कहां का होगा सर? राजस्थान का। ऑप्शन डी आपका यहां परफेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है मेरे राजा? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप आपको बताना है, 4 ऑप्शन है, इनमें से बता दो कौन सा आपको छोटा लग रहा है। कौन सा लग रहा है मेरे जवानों? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ऑस्ट्रेलिया हमें छोटा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया भाई, तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा। अब आप लोग मुझे बताओ 15 में से आपका स्कोर है वो कितना हुआ? सभी हमारे प्यारे प्यारे जवान है वो बताएंगे। मेरे प्यारे भाई,
इसके अलावा मैं आप सभी को एक इंपॉर्टेंट सूचना देना चाहूंगा। देखो, आर्मी भर्ती आ चुकी है और जिन जवानों के पास किताब है बहुत अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है तो मेरे प्यारे भाई कल रात्रि 12 बजे तक आर्मी स्टडी की ये बुक्स है, इन पर फ्लिपकार्ट मेरे प्यारे भाई अपनी इच्छा से बहुत अच्छा ऑफर चला रहा है हर एक किताब पर। तो आप लोग अभी या कल तक मेरे प्यारे भाई इनको ऑर्डर कर देना, ठीक है। सिंगल भी आप मंगा सकते हैं, कॉम्बो में मंगाओगे तो आपको ये ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे, बहुत सस्ती किताब मिल जाएगी और बहुत शानदार कंटेंट है। आप खुद यहां देख सकते हैं, एग्जाम में आए हुए पहले प्रश्न है, उसके बाद में टॉपिक वाइज मेरे प्यारे भाई आपको प्रश्न मिलेंगे, थ्योरी मिलेगी और उसके बाद टॉपिक वाइज है वो आपको इनके ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो भी देखने को मिलेंगे। क्लियर है? ये आज साइंस का देख सकते हैं, क्लियर है। टॉपिक वाइज 2 कलर के अंदर ये किताबें हैं और इस प्रकार आपको फिर प्रैक्टिस के बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो जिन भी जवान के पास है नहीं, ये नर्सिंग का भी आज स्टॉक अवेलेबल हो गया है, तो नर्सिंग का भी एकदम लेटेस्ट अपडेट बुक है जो आपको मिलने वाली है। ओके, ये देखो फ्लिपकार्ट पे है ना, टाइटल में वो 2025 लिखा हुआ है, ये एकदम नई ही किताब आएगी क्योंकि स्टॉक ही नहीं था मेरे प्यारे भाई। और ये नेवी की है भाई, जिसके पास नेवी की नहीं है वो भी फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकता है, बहुत कम प्राइस के अंदर है, ये आपको मिल जाएगी। आप चेक कर लेना फ्लिपकार्ट पे कितने में आती है। ओके, चलिए, तो जिनके पास है नहीं वो ऑफर का फायदा उठाओ और अपनी तैयारी को बेहतरीन करो भाई, क्योंकि ये भर्तियां, ये मौके बार बार नहीं मिलते मेरे जवानों। पूरी जी जान लगा दो ताकि इस बार हमारा सिलेक्शन है वो हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। डीएस गुरु आ रहे हैं सर, आर्यन चौधरी कह भी रहे हैं कि सर डीएस गुरु को भेजो, आओ डीएस गुरु। थैंक यू भाई। नमस्कार सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत आर्मी स्टडी के इस दमदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। उम्मीद आशा है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तैयारी में आप लोग जुटे हुए होंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, आज के हमारे ओरिजिनल सीरीज चल रही है अपनी 2025 के, अभी सारी शिफ्टें कंप्लीट नहीं हुई, तो हम आज अगली शिफ्ट यानी कि 3rd शिफ्ट पे बात करेंगे आज। तो एक बार जितने भी बंदे हैं सेशन को एक बार लाइक करो, शेयर करो, देखें, क्योंकि दोस्तों एकदम सेपरेट और एक साथ आपको हम पूरे क्वेश्चंस दिखा रहे हैं जो पिछले साल आपको अलग अलग शिफ्टों में कैसे पूछे गए थे। तो तैयार है सभी, करें शुरुआत, आ जाओ फिर। पहला सवाल देखो ये रहा, मासिक धर्म जिसको हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल शॉर्ट में एमसी बोलते हैं का पहला चक्र क्या कहलाता है। अब ये जनन तंत्र वाले टॉपिक से पूछा जा चुका है सवाल, और आज की हमारी ओरिजिनल सीरीज में 3 जुलाई की 3rd शिफ्ट का ये पेपर था। और जनन के अंदर बिल्कुल में मासिक तक चक्कर जो है उसका पूरा डिटेल भी बताता हूं जो अपने काम का है, कि मासिक चक्कर की अवधि होती है 28 दिन। मासिक चक्कर का टाइम पीरियड चलता है 4 से 7 दिन। और ये कह रहा है मासिक चक्कर जो पहला आता है, पहला मासिक चक्कर फर्स्ट बार जब आता है उसको क्या कहते हैं। दोस्तों पहला जब चक्कर आएगा तो वो लगभग 12 से 13 वर्ष की उम्र में आता है मादा के अंदर। ये किशोरावस्था होती है जो 10 से 19 के बीच की अवस्था है। तो पहली बार जब आता है मासिक चक्कर तो उसको रजोधर्म कहते हैं। वैसे इसमें रजोधर्म की जगह शब्द होना चाहिए रजो दर्शन, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मिनार्क। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मिनार्क बोलेंगे, ये ध्यान रखना है। रज्जो निवृत्ति होती है 45 से 50 वर्ष, इसको हम मीनोपोज कहते हैं। मतलब मासिक चक्कर का पूर्ण रूप से समाप्त हो जाना, इसको मीनोपोज कहते हैं। ओव्यूलेशन ये तो होगा, अंडोत्सर्ग होता है ये तो, गर्भधारण ये प्रेगनेंसी होता है। तो इसका रजोधर्म या रजोदर्शन शब्द आएगा, मिनार्क शब्द आएगा। आंख को चोट लगने से पहले सुरक्षा कौन सा अंग करता है, भौहें,
पलकें, अश्रुग्रंथि या नेत्र पटल। ये भी 3 जुलाई को तीसरी शिफ्ट का क्वेश्चन है। बताओ देखिए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। आंख को चोट लगने से पहले उसकी सबसे पहले सुरक्षा कौन करेगा? बताओ देखें दोस्तों, आप खुद सोचो, हम जैसे बाइक पे जा रहे हैं, कहीं पर भाग रहे हैं, चश्मा हेलमेट नहीं लगा रखा है, तो आपने देखा हो कई बार कोई एकदम से कोई कीट आके आंख पे टकरा जाता है, आंख में सूजन आ जाती है, लाल हो जाती है, पानी गिरता है। तो उस दौरान आंख को एकदम से झपकाने का काम कौन करेगी? तो जाहिर सी बात है वो पलके करेगी, पलके। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, पलक इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अदहनशील पदार्थ नहीं है? अदहनशील का मतलब जो जलता नहीं है, और आपको वो कह रहा है कि पदार्थ नहीं है, मतलब उल्टा ढूंढना, आपको जलने वाला ढूंढना है। कागज, कांच, पत्थर, लोहे की कील, तो जाहिर सी बात है ज्वलनशील ये होगा, दहनशील होगा, ये दहनशील ये वाला होगा। मतलब इसका सही जवाब कागज होगा, कागज जलता है। अदहनशील पदार्थ नहीं है, बाकी ये तो सब अदहनशील है, अपन को नहीं वाला ढूंढना था तो वो कागज ही होगा। अब इसमें बताओ, कोई टॉपिक का सवाल नहीं है, ये तो कॉमन सेंस का सवाल है, अपन को सोचना चाहिए कि अदहनशील नहीं है मतलब जो जलता नहीं है, आपको जलने वाला ढूंढना था उल्टा। शरीर के निर्माण में कौन सा पोषक तत्व सहायक है? ये थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं 3 जुलाई के, और ये तो फिर भी वापस आने वाला सवाल है। बॉडी निर्माण में अपन कई बार एक शब्द पढ़ते हैं, बॉडी बिल्डिंग पदार्थ। बॉडी बिल्डिंग पदार्थ बोलते हैं, बॉडी को बिल्ड करता है मतलब शरीर का निर्माण करता है, तो शरीर निर्माण वाला विटामिन, सॉरी, प्रोटीन होगा। विटामिन दोस्तों रक्षात्मक पदार्थ है, ये हमारी कई रोगों से सुरक्षा करता है, रक्षा करता है, तो रक्षात्मक पदार्थ है ये तो रक्षात्मक पदार्थ है भाई, रक्षा करता है। ये तापमान मेंटेन रखता है और बाहरी आघात से बचाता है, बचाता है। ये तुरंत ऊर्जा के लिए जाना जाता है। तुरंत ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट में एक शर्करा आती है, ग्लूकोज, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए ये वाला जाना जाएगा। जब पसीना वाष्पित होता है तो शरीर को कैसा अनुभव होता है? देखो कैसे, जब पसीना वाष्पित होता है मतलब जो पसीना आता है हमारे, वो वाष्प बन के जब उड़ता है तो अपन को कैसा महसूस होता है ये बताना है। शरीर गर्म हो जाता है, शरीर ठंडा हो जाता है, शरीर में ऊर्जा बढ़ जाती है, शरीर में पानी बढ़ जाता है। भाई कई बार ये एग्जाम्पल आप बुखार में देखते हो, कई बार होता है ना, बुखार का कोई टैबलेट या मेडिसिन लेते हैं, तो आपने देखा होगा जब बुखार उतरता है तो पसीना पसीना आता है, और पसीना पसीना आने के साथ साथ आपने ये भी नोटिस किया होगा कि शरीर ठंडा हो जाता है, शरीर क्या पड़ता है, ठंडा पड़ता है, ध्यान रखना है। अब ये भी दैनिक घटना से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो हम दैनिक जीवन में कई बार महसूस करते हैं, देखते भी हम इसको। ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। मतलब ऐसे सवाल अब की बार आएंगे तो अटकोगे नहीं ना, तो ऐसे सवाल में तो अटकने का चांसेज ही पैदा नहीं होता भाई, और अटकना भी नहीं। ऐसे सवाल, ये कोई लॉजिक, मतलब कोई ऐसा नहीं कि किसी टॉपिक से सवाल पूछा है, मतलब एकदम कॉमन सेंस वाले सवाल है जो दैनिक जीवन में हम घटित हुए देखते भी हैं।
चलिए, सुबह के समय जब घास पर पानी की बूंदें हैं वो क्यों दिखाई देती है? वर्षा के कारण, वाष्पीकरण के कारण, बिंदुकरण के कारण, पसीने के कारण। बताओ। ये भी आपके पादप कार्यकी वाले से पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसमें हम गलती कर जाते हैं कई बार। आपने देखा होगा सुबह सुबह कई बार घास है या पेड़ की जो पत्तियां हैं उन पर बूंदों के रूप में आपको पानी दिखता है। जब आप उसको ऐसे हिलाते हैं पेड़ को तो पानी नीचे जैसा ऐसा लगता है जैसे बारिश हो गई है। तो दोस्तों पानी का बूंदों के रूप में दिखाई देना ये बिंदुकरण के कारण होता है। इसको हम बिंदु स्राव की घटना बोलते हैं। बिंदु स्राव। वाष्पीकरण क्या होता है? पानी का वाष्प के रूप में बाहर निकलना। पानी का वाष्प के रूप में बाहर निकलना उसको वाष्पीकरण के नाम से जानते हैं। और पानी का बूंदों के रूप में बाहर निकलना बिंदु स्राव ये कहलाता है। अच्छे ईंधन पदार्थ की मुख्य विशेषता क्या है? ईंधन का मतलब फ्यूल होता है जी। एक अच्छे फ्यूल की क्या विशेषता है? मान लो आपने कोई भी घर पर हम जलाने के लिए कोई ईंधन लेके आए तो भाई आपके माइंड में क्या चलता है? वो फ्यूल आपको क्या करेगा? पहला ऑप्शन है कम ज्वलन तापमान, मतलब कम ताप दे रहा है। आप ये नहीं चाहोगे कि अच्छा कम ताप दे। अधिक राख बनाता है तो वो कोई काम का नहीं है। उच्च कैलोरी मान, धुआं अधिक उत्पन्न करता है, नहीं। उच्च कैलोरी मान मतलब उससे ज्यादा क्या बने? ऊष्मा, ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न हो। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि उससे ज्यादा ऊष्मा बढ़ती है या उच्च कैलोरी मान होता है तो वो अच्छे ईंधन की एक अच्छी विशेषता मानी जाती है। इमारत के रूप में लकड़ी प्राप्त करने के लिए कौन से वृक्ष उपयोगी माने जाते हैं? अब इमारत का मतलब ये भी कोई देखो टॉपिक का कोई सवाल नहीं है। ये भी आप थोड़ा सा कॉमन सेंस का ही सवाल है, सोचो। इमारत का मतलब है हम कोई मकान बनाते हैं या भवन बनाते हैं तो किस पेड़ की लकड़ी उपयोगी मानी जाती है? आम, नीम, पीपल। भाई पीपल तो हमारे लिए एक पूज्य होता है, पूज्य वृक्ष है। पीपल की पूजा होती है। नीम की भी हम पूजा करते हैं। नीम भी एक हमारे लिए औषधि का काम करता है। लकड़ी का काम नहीं करेगा तो ये तो नहीं होगा। चाय, कॉफी, रबड़, इससे हम क्या करेंगे? बांस, गन्ना, गन्ने से क्या करेंगे? एक ही बचता है। शीशम, सागौन और रोहिड़ा। सबसे बेस्ट लकड़ी इमारत के लिए शीशम, सागवान बोल दो या सागौन बोल दो, और रोहिड़ा ये सबसे बेस्ट है, ध्यान रखना। विद्युत फ्यूज का मुख्य कार्य क्या है? भाई विद्युत फ्यूज होता है ना जिसको हम फ्यूज तार बोलते हैं। भाई फ्यूज लगाते हैं, देखो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आता है और यहां पर एक तार लगता है जो सामने वाले खांचे के अंदर ऐसे फिट बैठ जाता है। वो इसमें फिट बैठा देते हैं हम। तो इस फ्यूज का क्या काम है? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना नहीं, ऊर्जा उत्पन्न करना इसका काम ही नहीं है भाई। उसमें डायनेमो जनरेटर हो सकता है या फिर कोई भी अल्टरनेटर हो सकता है। धारा को नियंत्रित करना, उपकरणों को अधिक धारा से बचाना, ये सही है। वोल्टेज बढ़ाने का घटाने का ये तो ट्रांसफॉर्मर का काम है। हमारे जितने भी उपकरण हैं उनको अधिक धारा से बचाने का काम है। धारा को कंट्रोल करने का काम भी नहीं है इसका। करंट को कंट्रोल करना, वोल्टेज को कंट्रोल करना ये ट्रांसफॉर्मर करेगा। ये तो उपकरणों को बचाता है। अगर हाई वोल्टेज आ गए तो आगे के जो उपकरण है ना उनको जलने से ये बचाएगा, ध्यान रखना। अगला है, जब दो चुंबक को पास लाया जाता है तो क्या होता है? भाई आप खुद सोचो, दो चुंबक दे दे अपन को, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ,
एक और कंडीशन आ जाए ऐसे, नॉर्थ साउथ, इधर साउथ नॉर्थ, ऐसे दोनों टाइप से ला सकते हैं। ये देखो असमान ध्रुव है और ये समान ध्रुव है। आप कभी भी देखना, अगर आप चुंबक के दो समान ध्रुव लाओगे तो वो आपको धक्का मारेगा, और अलग अलग को लाओगे तो वो चिपका लेगा। इसका मतलब ये हुआ आपने कुछ नहीं किया, आप तो पास लेके आए, फिर अपने आप कर दिया चुंबक ने काम। इसका मतलब वे बल का अनुभव करते हैं, बिल्कुल सही है, यही सही है। बाकी तो सब गलत है, वजन कम हो जाता है, स्थिर रहता, रंग बदलता है, नहीं ऐसा नहीं होगा। एक बल का हम अनुभव करते हैं, यही तो चुंबकीय बल होता है, दो चुंबक के बीच लगता है। नेक्स्ट है, पादपों में अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भाई पादप अपना अपशिष्ट पदार्थ बाहर करते हैं, उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं? नहीं, प्रकाश संश्लेषण में दोस्तों भोजन निर्माण करते हैं पौधे। श्वसन में भी ध्यान रखना नहीं होगा। अपशिष्ट पदार्थ को बाहर करना, चाहे पादप हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जंतु, उत्सर्जन ही होगा। अपशिष्ट पदार्थ को निष्कासन का मतलब होता है बाहर करने का प्रोसेस। एक बार लाइक ठोको यार, अभी तक जवानों लाइक नहीं किया, बिना कहे एक बार लाइक ठोको, देके जवा के। और यहां उत्तर उत्सर्जन होगा। यदि बीज अनुपस्थित हो तो पौधे में किस प्रकार का प्रजनन होगा? अगर बीज नहीं हो तो लैंगिक, अलैंगिक, परागण, बीज जनन। अगर बीज नहीं है तो कैसा जनन होगा, ये बताओ। अगर दोस्तों किसी भी पादप में बीज नहीं है, आपने देखा होगा बीज नहीं होगा, तो फिर उसमें या तो उसका जड़ वाला भाग जनन करेगा, तने वाला करेगा, या पत्ती वाला भाग जनन करेगा। अगर किसी पौधे के ये तीन भाग अगर जनन करते हैं, तब उसको हम अलैंगिक जनन के नाम से जानते हैं, और वही अलैंगिक जनन कायिक जनन के नाम से भी जाना जाता है। भाई कायिक जनन ही तो एक प्रकार का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एक अलैंगिक जनन होता है ये। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मुख्य उपयोग क्या है? दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका फॉर्मूला MgOH का होल ट्वाइस 2 है, एंटीबायोटिक के रूप में, अम्लता को दूर करने में, दर्द निवारक में, रक्तचाप कम करने में। तो ये तो हमने सवाल भी पढ़ रखा है। भाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमारे पेट की एसिडिटी, अम्लीयता दूर करता है, तो अम्लता या एसिडिटी को दूर करने में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल होगा। अब बताओ इसमें क्या घुमावदार है? ये ओरिजिनल सवाल है दोस्तों, हमारे बनाए हुए सवाल नहीं है। ये आपके ही जैसे जो बच्चों ने एग्जाम दिया था 2025 में, उन्होंने ही लिखवाए हैं, उन्होंने हमारे पास भेजे हैं कि ऐसे सवाल हमारे पूछे थे। चलिए, जब कोई सजीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये परिभाषा देके पूछ लिया। मैं बार बार कह रहा हूं, परिभाषा आपको रटनी नहीं, परिभाषा आपको देगा। इस परिभाषा का मीनिंग आना चाहिए, बताओ। जब कोई जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करे तो इस प्रोसेस को हम जनन कहेंगे दी। पाचन तो होता है जब कोई जटिल पदार्थ टूटकर सरल पदार्थ में आ रहा है तो उसको पाचन। उत्सर्जन होता है जो भी अपच या अपशिष्ट है, अपशिष्ट को बाहर करने का प्रोसेस होता है, उसको हम उत्सर्जन के नाम से जानते हैं। लो जी, ये लास्ट क्वेश्चन, अब बताओ क्या जोर आएगा? ऐसे क्वेश्चन अगर अब की बार आ गए तो फोड़ डालोगे ना? बिल्कुल सर फोड़ेंगे। जल का शुद्धतम रूप, नदी, समुद्र, आसुत जल, कुएं का जल। तो दोस्तों आसुत जल होता है इसमें, आसुत नहीं आता तो कई बार बारिश का जल भी आता है। ठीक है, अब बताओ 15 में से आपने इस सेशन में कितना स्कोर किया है? थर्ड शिफ्ट है, कल अपन फोर्थ शिफ्ट पे बात करेंगे, इसमें अगली चौथी शिफ्ट की बात करेंगे, वो अगले सेशन में करेंगे जी। बताइए अपना स्कोर कितना हुआ, और टेस्ट लगाओ पूरा ईमानदारी के साथ। और नेवी MR की भी देखो भर्ती आ चुकी है, उसका भी सेपरेट समुद्र बैच स्टार्ट हो चुका है, उसके डेमो आपने देखा होगा। आज 2 दिन डेमो चलेंगे, फिर 50 दिन की रणनीति है उसमें, उसका मई में एग्जाम है आपसे पहले, और जून में हमारे वाले एग्जाम तो है ही है। ठीक है, कल मिलेंगे हम चौथी शिफ्ट के सवालों के साथ। जय हिंद, जय भारत।
जय हिंद, वंदे मातरम। सभी को, सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसी है मेरी फौज, कैसा है जोश? आई होप सभी कुशल मंगल, स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे, अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। और जो सपना आपके मम्मी पापा ने, बापू ने ले रखा है कि मेरा बच्चा करेगा एग्जाम को फतेह, उस सपने को पूरा करने के लिए मेरा हर जाबाज रात दिन मेहनत कर रहा है। और मेहनत करना मुझे, मेरे भाई, बेहद ही जरूरी है, क्योंकि उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है जो आपको बोलते हैं तेरे बस की बात नहीं, कि बचपन में जो मिट्टी खाई थी उसका कर्ज चुकाना है। तुम बन जाओ डॉक्टर, इंजीनियर साहिब, हमें तो फौज में जाना है, हमें तो फौज में जाना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज एमएस सर किसी कारणवश क्लास नहीं ले पा रहे हैं, थोड़े आउट ऑफ हमारे स्टूडियो से थोड़े बाहर गए हुए हैं, तो इस वजह से आपके समकक्ष आपके प्यारे गुरुजी गजानन सर पेश हुए हैं। तो ईमानदारी से सेशन लगाना है, सेशन को थोड़ा सा फास्ट चलाएंगे मेरे भाई। मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा स्पीड से आंसर दे, ठीक है? तो जय बालाजी का नाम लेके सेशन को शुरू कर देना मेरे भाई, ठीक है? चलिए, तो सेशन को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। देखो प्यारे बच्चे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप इसे देखोगे तो देखते ही मैटर समझ में आ जाएगा मेरे बच्चे। आ जाओ, देखो क्वेश्चन में बोला है कि हरि और मोहन की उम्र का योग जो है, ये हरि का h ले लेता हूं और मोहन का m ले लेता हूं, इन दोनों का योग जो है मेरे भाई 60 है। बिल्कुल सही बात है। आपको बोला हरि की उम्र 23 वर्ष है, तो हरि की जगह आप 23 रख दो यहाँ पे, तो 23 प्लस m बराबर मेरे प्यारे बच्चे 60 है। तो आपसे पूछा मोहन की उम्र बताओ, तो मेरे भाई मोहन की उम्र क्या होगी? तो आप 23 को इधर भेज दोगे, 23 को इधर भेजोगे तो 7, और ये हो जाएगी 37 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 37 वर्ष। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, सभी बच्चों का सही है। जल्दी से मेरे भाई सेशन को दबा के शेयर कर दो, लाइक वाले बटन को ठोकते रहो मेरे बच्चे। आ जाओ, आपको बोला यदि त्रिभुज की 3 भुजाएं कर्मश है, एक त्रिभुज है मेरे भाई, उसकी तीनों भुजाएं कर्मश क्या है? तो आपसे एक त्रिभुज दे दिया, मान लीजिए त्रिभुज है, तीनों भुजाएं कर्मश है, 12, 13 और 17 है। तो आपसे परिमाप पूछा है। परिमाप का मतलब क्या होता है मेरे भाई? परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। यहां से चल के व्यक्ति वापस यहां आ गया, इसी को परिमाप कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 12 प्लस 13 प्लस 17 हो जाएगा। ठीक है, इन्हें जोड़ोगे तो मेरे प्यारे बच्चे, इन दो को जोड़ लो, ये कितने हो गए? 25, और 25 में 17 जोड़ोगे मेरे प्यारे बच्चे तो कितना आ जाएगा? 42 सेंटीमीटर परिमाप आ जाएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चे आपके क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा, आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आपको बोला है वह बड़े से बड़ा पैमाना किस माप का होगा जिससे 21 मीटर, 28 मीटर और 35 मीटर की लंबाई सही सही माप सकें। तो बड़े से बड़े की बात करते हैं तो लैसे और मैसे में हम उसका मैसे निकालते हैं मेरे बच्चे। किस किस का मैसे? तो आपको 21 का, 28 का और मेरे प्यारे बच्चे 35 का मैसे निकालना है। मैसे निकालना आता है? नहीं आता तो एक प्यारी ट्रिक देखिए मेरे प्यारे बच्चे, इसके फैक्टर कर लीजिए। इसको 7 इंटू 3 लिख सकता हूं, इसको 7 इंटू 4 लिख सकता हूं, और इसको 7 इंटू 5 लिख सकता हूं। मैसे का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे सब में कॉमन। मैसे का मतलब क्या होता है? सब में कॉमन। तो सब में कॉमन क्या है मेरे लाडले? तो आप कहोगे सर 7, तो 7 ही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 7 मीटर। तो बड़े से बड़ा जो पैमाना होगा जो इन सभी को बराबर लंबाई को माप दे, वो होगा मेरे प्यारे बच्चे 7 मीटर। ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चे डी हमारे क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आपको बोला 360 का 36 कितना प्रतिशत है? तो आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से पढ़ा है कि का आ जाता है वो संख्या नीचे आती है, तो 360 नीचे आ जाएगा और बटे में क्या चला जाएगा? 36। अब परसेंटेज बनाने के लिए किससे गुणा करते हैं? तो 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत का निशान लगा देते हैं। काटा छाटी करोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 36 से 36 कैंसिल। तो मेरे प्यारे बच्चे आंसर आएगा 10%। आंसर कितना आएगा? 10%। यानी कि सी ऑप्शन मेरे भाई हमारे क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा, हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आ जाओ, आपको बोला कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 34 वर्ग सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। सभी बच्चों को पता होगा कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो मेरे प्यारे बच्चे 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। तो इसके बराबर कितना है? 54। तो भुजा स्क्वायर बराबर क्या होगा मेरे लाडले? तो आप कहोगे सर 54 में 6 का भाग दे दीजिए, 9 6 के 54, 9 बार गया। तो इसका मतलब
सर भुजा स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। तो दोनों तरफ मेरे प्यारे बच्चे रूट ले लीजिए, तो ये भुजा बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो आपको ये पता चल गया कि जो मेरे प्यारे बच्चे आपका घन था उस घन की भुजा कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर हो गई। अब आपको इसका आयतन निकालना है, और घन का जो आयतन होता है मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी बच्चे जानते हैं कि घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो आपको बस भुजा की वैल्यू जो है वो यहाँ पुट कर देनी है, 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब होता है मेरे प्यारे बच्चे 27 सेंटीमीटर क्यूब। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चे परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बी ऑप्शन है वो हमारे क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाओ, अब बात की है मेरे प्यारे बच्चे लैसे निकालने की। अरे मेरे लाडले लैसे की बात हुई है, आपको 15, 25 और 35 का लैसे निकालना है। तरीका आपको मैंने बता दिया, जितने टुकड़े करोगे फायदा है। इसको लिख सकते हो 5 इंटू 3, इसको लिख सकते हो 5 इंटू 5, इसको लिख सकते हो 5 इंटू 7। जो चीज कॉमन है पहले निकाल लो। तो सब में क्या क्या चीज कॉमन है, 5 5 कॉमन है, तो 5 को बाहर निकाल लो। अब जो चीज बच गई लैसे में उनको गुणा कर दो। जैसे बच क्या गया 3, बच क्या गया 5, बच क्या गया 7। अब मेरे प्यारे बच्चे गुणा कर लो। देखो गुणा करोगे तो 7 पंजो 35, 35 तिया 105, तो 5 को 105 से गुणा करोगे तो 55 25 और ये 25। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 55 25 और 5 एकम 5, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चे 500। अरे 25, अरे डर क्यों रहे हो मेरे भाई, स्पीड ही तो बढ़ाई है, बढ़ाते रहो, बढ़ते रहो मेरे भाई। लाइक वाले बटन को ठोकते रहो मेरे लाडले, बहुत ही बढ़िया। आपके आंसर भी बहुत फास्ट आ रहे हैं, ऐसे ही आपको देते रहना है। आ जाओ, आपको एक मेरे प्यारे बच्चे भिन्न को सोल्व करना है। 2/8 प्लस 3/8 माइनस 5/8। एलसीएम ले लो मेरे भाई, लैसे ले लो पहले। 8 8 कॉमन आ जाएंगे, 8 क्या होंगे, कॉमन आ जाएंगे। यहां एक बार गया, 1 को 2 से करोगे तो 2, एक बार गया 3 को 1 से करोगे तो 3, और माइनस का निशान एक बार गया 5 को करोगे तो ये। तो प्लस के 5 और माइनस के 5 और बटे में 8, तो मेरे प्यारे बच्चे 0/8। और किसी भी संख्या में 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हो तो मेरे प्यारे बच्चे क्या आता है, 0। यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा मेरे प्यारे बच्चे, तो मेरा बच्चा कहेगा कि सर ए ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे एक बीजगणित का आपको इक्वेशन समीकरण दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए प्लस बी। क्या ये दे रखा है, आपको पता होगा मेरे प्यारे बच्चे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे ए प्लस बी और मेरे लल्ला ए प्लस बी और मेरे लल्ला ए माइनस बी, और बटे में क्या है मेरे भाई, ए प्लस बी है। तो सभी बच्चे जानते हैं काटा छाटी का होगा काम, काटा छाटी का होगा काम, तो बचेगा क्या, ए माइनस बी बचेगा, ए माइनस बी बचेगा। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चे परफेक्ट आंसर है। तो बीजगणित के फॉर्मूले भी आने चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि 5,000 रुपए धनराशि का 20% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज का फॉर्मूला जो होता है सिंपल इंटरेस्ट का, वो होता है मेरे प्यारे बच्चे PRT/100। वैल्यू पुट कर दीजिए मेरे बच्चे, तो आप कहोगे सर 5,000 इंटू 20 इंटू 3 और बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। काटा छाटी कर दो बच्चे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो। अब ये हो गए 60 और ये हो गए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करने हैं मेरे भाई, कैंसिल कर दिए, तो ये हो गए 50 और उधर हो गए 60। गुणा करोगे तो मेरे भाई 3,000 रुपए आ जाएंगे। कितने रुपए आ जाएंगे, 3,000 रुपए आ जाएंगे। ऑप्शन आपका सी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन मेरे भाई हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, परफेक्ट आंसर होगा। आ जाओ, देखो समय दूरी चाल वाले टॉपिक का क्वेश्चन है कि कोई कार 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2 घंटे में तक चलती है, 2 घंटे तक चलती है कार द्वारा तय की गई दूरी। तो मेरे प्यारे बच्चे दूरी बराबर आप सभी बच्चे जानते हैं चाल इंटू समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय होता है। अब आ जाओ लल्ला, चाल कितनी है, देखो चाल कितनी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है 2, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 36 किलोमीटर। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरे भाई 36 किलोमीटर। ए ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। बहुत बढ़िया, यही अप्रोच
यही कंसेप्ट से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। आ जाओ। पंक्ति में खड़े एक व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से 16वां है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है मेरे भाई। कोई पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है और उसका दोनों तरफ से क्या स्थान है मेरे प्यारे बच्चे? 16वां। तो ज्ञात कीजिए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर किसी व्यक्ति को, मान लो एक पंक्ति में एक व्यक्ति है, इधर से भी उसका नंबर 16वां है और इधर से भी उसका नंबर 16वां है, यानी कि ये मान लो आप थोड़ी देर के लिए कि दाएं से भी 16 है और बाएं से भी 16 है। तो मैंने क्या तरीका बताया था मेरे प्यारे बच्चे, आपको यहां से यहां तक की दूरी निकाल लेनी है कितनी है। तो ये कितनी आई तो आपको हो सर 16, और ये कितनी आई तो आपको हो गया सर 16। 16 दूनी कितने होते हैं? 32। अगर दूरी व्यक्ति 32 है तो व्यक्ति कितने होंगे? तो आप कहोगे सर व्यक्ति होंगे, दूरी में से एक कम कर दीजिए, दूरी में से एक कम कर दीजिए, तो आंसर कितना आएगा? 31। बी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चे हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आ जाओ। ये समय दूरी चाल वाले टॉपिक का क्वेश्चन है मेरे भाई। सीता किसी काम को 20 दिन में, मेरे भाई सीता किसी काम को कितने दिन में करती है? तो आप कहोगे सर 20 दिन में करती है। तथा गीता उसी काम को 30 दिन में करती है। लो मेरे भाई 30 दिन में करती है। यदि दोनों मिलकर 7 काम करे तो काम को कितने दिन में कर देगी? तो मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आया? 60 आ गया। अब करना क्या है, 60 में 20 का भाग दिया तो कितने आए? 3। 60 में 30 का भाग दिया तो कितने आए? 2। अगर दोनों मिलके, सीता और गीता दोनों मिलके काम करें, कितना काम करवाना है? 60, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना करती है? 5। तो मेरे प्यारे बच्चे कितने दिन में निपटा देगी? तो आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा सर 12 दिन में। कितने दिन में? 12 दिन में। यानी कि सी ऑप्शन मेरे भाई हमारे क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है जी, आ जाओ। ये एक समीकरण दे रखा है, इसको सरल करना है। देखो, आपको बोला 253, लिख लो मेरे भाई, प्लस 121 का 1/11, तो क्या लिखोगे? 121 इंटू 1/11। तो काटा छाटी करोगे मेरे प्यारे बच्चे, 11 के पाड़े से काटोगे तो कितनी बार जाएगा? 11। तो 253 प्लस 11 एकम 11 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? 264 हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है मेरे भाई। ऑप्शन सी जो है वो हमारे क्वेश्चन का मेरे लाडले परफेक्ट आंसर है। आ जाओ, आपको क्या बोला है समझिए मेरे भाई। यदि 39, 48, 51, 63, 75, 83 एक्स तथा 69 का औसत 60 है। कितना है मेरे भाई? औसत 60 है। तो आपसे पूछा है एक्स का मान बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चे औसत कैसे निकालते हैं? राशियों का योग, सबको जोड़ लो। 39 प्लस 48 प्लस 51 प्लस 63 75 83 प्लस एक्स बराबर कितना है मेरे प्यारे बच्चे? आप कहोगे कितनी राशियां हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 है 69 लिख लो। 8 है, ये लो 8। इनका औसत कितना है? तो ये आपको दे रखा है 60। अब मेरे प्यारे बच्चे सबको जोड़ लीजिए। 9 17 18 18 और 21 21 26 26 और ऐसे जोड़ते जोड़ते अपने इन वैल्यू को जब जोड़ेंगे मेरे भाई सभी को, और ये हो जाएंगे आपके पास कितने? तो इन सबको जोड़ा, फिर 3 12 और ये 11 21 और इन्हें जोड़ा तो कितने हो गए? 428। हमने इन सभी को जोड़ा 39 48 51 63 75 83 और 69 और प्लस एक्स बटे में कितना है? 8 बराबर कितना है मेरे प्यारे बच्चे? 60। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा, तो 428 प्लस एक्स बराबर 480 हो जाएंगे मेरे भाई। तो एक्स बराबर कितना होगा? तो एक्स बराबर होगा 480 माइनस 428। 10 में से 8 गए तो 2, 7 में से 2 गए तो 5। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे बच्चे कितना आएगा? 52 हमारे क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा। 52 हमारे क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे करके हम इन क्वेश्चनों को क्या कर देंगे? उड़ा देंगे। आ जाओ, 7 लड़कों की औसत आयु। अरे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 7 लड़के हैं, कितने लड़के हैं? तो आप कहोगे सर 7 लड़के हैं, औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष है। आगे बोला यदि पहले 6 लड़के, एक लड़का कम हो गया तो औसत आयु 19.5। मैं इसको 19.5 लिख दूं। मेरे प्यारे बच्चों मैंने तरीका क्या बताया था?
मैंने तरीका बताया था, इसमें से ये कम करो तो 19.5 में से 20 कम करोगे तो -0.5 आएंगे, और 6 में से 7 कम करोगे तो -1 आएगा। इसको इससे गुणा करो, 7 पंजो 35 तो माइनस के 3.5, और इसको इससे गुणा करोगे तो 1 को इससे गुणा करोगे तो माइनस के 19.5। दोनों वैल्यू माइनस की है तो जुड़ेगी, तो आप दोनों को जोड़ोगे तो माइनस के 3.5 और माइनस के 19.5, तो ये मेरे प्यारे बच्चे हो जाएंगे 23.0। माइनस ये कह रहा है कि वो 7 में से एक बच्चा निकल गया, 6 हो गए थे ना स्टार्टिंग के 6, तो निकल गया, तो इनका वेट जो आया वो कितना आया 23 kg। 23 kg ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आ जाओ, ये सीरीज है, इसका आंसर आपको बताना है। नंबर सीरीज है, दोनों का अंतर निकाल लो, 2 का आ रहा है, दोनों का अंतर निकाल लो मेरे प्यारे बच्चे, 4 आ रहा है, दोनों का अंतर निकाल लो, 8 आ रहा है, दोनों का अंतर निकाल लो, 16 आ रहा है, तो दोनों का अंतर मेरे भाई 32 आएगा, और 105 में मेरे प्यारे बच्चे जब हम 32 जोड़ेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा 137, यानी कि बी ऑप्शन जो है मेरे भाई वो हमारे क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए, आपको ये जो क्वेश्चन पूछा है ये डिक्शनरी का क्वेश्चन है, इसमें एक ऑप्शन से करते हैं, कॉमन चीजों को पहले काट दो। अब देखो, यहां देखो 1, यहां देखो 4, यहां देखो 4, यहां देखो 2, तो ये है 1, ये है 2 और ये है 4। इनमें से मेरे प्यारे बच्चे आपको ये देखना है पहले कौन आता है, तो मेरे प्यारे बच्चे एम में से एम गया, एम से एम गया, एम से एम गया, आई से आई गया, आई से आई गया और आई से आई गया। फिर उसके बाद में यहाँ एस है, यहाँ भी एस है और यहाँ भी मेरे प्यारे बच्चे एस है। अब देखो ये एस है, यहाँ भी एस है, लेकिन यहाँ टी है, तो ये बाद में आएगा, इसका मतलब 4 नंबर वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये 4 था, इसको हटा दो। उसके बाद में अब इन दोनों में कंपेयर करो, देखो एस यहाँ भी है, एस यहाँ भी है, आई 9 पे आता है, ये मेरे प्यारे बच्चे 5 पे आता है, तो 2 नंबर वाला पहले आएगा, 9 वाला बाद में आएगा, तो जिसमें 1 है वो भी गलत है, 4 वाले तो वैसे ही गलत हो गए, 1 वाला वैसे ही गलत हो गया। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हो जाएगा, हमारे क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चे बेहतरीन आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ये नहीं पढ़ा तो मेरे भाई सिलेक्शन बैच में मैं आगे पढ़ाने वाला हूं, कैसे ऑप्शन से क्वेश्चनों के साथ खेलते हैं, ठीक है। आ जाओ, आपको बोला है खाली स्थान पे कौन से लेटर आएंगे, तो यहाँ 3 लेटर आएंगे मेरे भाई। उड़ाना कैसे है, देखो उड़ाना मेरे प्यारे बच्चे ऐसे है कि आर 18 पे आता है, ये 20 पे आता है, ये 22 पे आता है, तो मेरे प्यारे बच्चे ये 24 पे आएगा, 2 का गैप है, एक्स एक्स आएगा, तो यहाँ वाई है, यहाँ वाई है, यहाँ एक्स है और यहाँ एक्स है। आगे आ जाओ, ये 1 पे आता है, ये 4 पे आता है, ये 7 पे आता है, 3 का गैप हो रहा है, 1 से 4 3 का गैप, 4 से 7 3 का गैप, तो यहाँ 10 आ जाएगा, और 10 पे जे आएगा, जे आएगा तो यहाँ के आ रहा है, ऑप्शन को हटा दो। बाकी मेरे प्यारे बच्चे हमें चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। आ जाओ, यहाँ जो है ये एनालॉजी का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले क्यूब लगाओ, 2 से 9 बना तो 2 का क्यूब प्लस 1, तो ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे इसको बनाओ, 5 का क्यूब प्लस 1, 5 का क्यूब 125 होता है, 1 जोड़ोगे तो मेरे प्यारे बच्चे कितने हो जाएंगे 126। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा। चलिए आ जाइए, ये 50वां क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष का जो संबंध आंखों से है तो घटिया का संबंध किससे होगा। भाई दूरदृष्टि दोष जो होता है वो आंखों का एक रोग है, तो घटिया किसका रोग है, यकृत का, जोड़ का, बाल का, हृदय का। वैसे देखा जाए तो हड्डी का रोग होता है मेरे भाई, जोड़ का होता है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सभी प्यारे बच्चों से आग्रह है कि जल्दी से कमेंट करके बताओ कि स्कोर आपका 20 में से कितना बैठ रहा है। तो मिलते हैं और कहीं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम सभी को, सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।